आप लोग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग बात करने वाले विजन करंट अफेयर्स की 4 और 5 मई की। इससे पहले 3 मई का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो उसको जाकर आप लोग देख लें। नहीं देखा है तो छूट जाएगा तो फिर आप लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि बर्डन बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए किसी भी दिन को स्किप ना करें। करंट अफेयर को तो हर दिन आपको देखना ही है, ठीक है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो नहीं, अगर ढीला ढाला चल रहा है आपका प्रिपरेशन तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फेल होते रहेंगे। निकले उगलेगा नहीं, पहले ही बता देते हैं भाई, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। करंट अफेयर पढ़ना है तो डेली, एकदम डेली पढ़ना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर किसी दिन कोई करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स ही नहीं आ रहे हैं, अगले दिन आएगा तो वो अलग बात है। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और पहला टॉपिक है हमारा बायोडायवर्सिटी रूल्स। तो बेसिकली हुआ क्या है कि सरकार ने जो है नियम तय कर दिए हैं। किनके लिए, अब किनके लिए यह सब नियम तय किया गया है, ठीक है। तो वैसे बायोडायवर्सिटी रूल्स जो है, पहले आपको सुन के लगा होगा कि टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन टेक्निकल नहीं है भैया। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा ये सब चीज, ठीक है। एकदम डरने की बात नहीं है। देखिए, पेड़ पौधों के बारे में और जानवरों को बचाने वाले जो खास नियम होते हैं उसी को बायोडायवर्सिटी का रूल्स समझिए अभी इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या है कि अपनी धरती माता है, धरती माता एकदम हरी भरी है, ठीक है। लाखों पेड़ पौधे यहाँ पे जीव जंतु हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक। अब इसी को बचाने का नियम है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं भैया कि कुछ चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे जैव विविधता में से, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे का या किसी जानवर का। अब पेड़ पौधे से कोई दवाई बना लेते हैं और उससे फायदा कमाते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, खुद ही रख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। सरकार को टैक्स वैक्स देते होंगे, खैर कोई प्रोडक्ट बना लिया तो वही है। तो सरकार ने कुछ नियम बना दिए भाई कि ऐसा है भैया कि अब कोई किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो उसका जो है तुमको कुछ बात जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो क्या बातें हैं, वो उसके लिए जो है एक बॉडी तैयार कर दी है सरकार ने। बोला कि भाई तुम इस बात को तय करो। तो उस बॉडी का नाम है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, ठीक है। और ये सब जो भी नियम तय किए गए हैं ना, वो जैव विविधता अधिनियम 2002 के हिसाब से तय किया गया है, ठीक है। तो सीधे सीधे समझे तो अगर हम में से कोई, ठीक है, हमारे देश के किसी भी पेड़ पौधे या जानवर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, या करना चाहता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, दवाई बनाने में, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, NBA से जाके पूछना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा काम करने वाले हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब परमिशन तो ले लिए, लेकिन इसके आगे क्या। अब सरकार ने ये कहा कि ठीक है भैया, अब जो है सारे पौधों को हम इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम कुछ पौधे जो हैं बता देते हैं जिस पे आप बनाइए, ठीक है, दवाई बनाइए, कोई औषधि बनाइए, ठीक। तो उस पे आपको जो है कम खर्चा लगेगा, कम आपको जो है नियम लगेगा, सारे नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। और जो आप बेनिफिट शेयर करेंगे ना, मतलब वो भी कम लगेगा, ठीक। लेकिन शर्त यह है कि वो औषधीय पौधा होना चाहिए। और दूसरा कि देसी दवा आप बनाएंगे, आप आयुर्वेदिक दवा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना देंगे, ठीक। तो इसमें आपको जो है थोड़ी छूट मिल जाएगी। अब मैंने कहा कि बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा कम, तो आप मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना अपने यहाँ से पेड़ पौधों से, तो उसका जो है कुछ हिस्सा आपको उन लोगों को शेयर करना पड़ेगा जिन्होंने इन जड़ी बूटियों को, इन पेड़ पौधों को संरक्षण दिया, बचाया, ठीक है। तो उनसे जो है आपको अपना पैसा जो है शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि हम कोई जड़ी बूटी ले लिया और दवाई बहुत अच्छा बना लिया और खूब पैसे जो है मार्केट से खूब पैसे कमा लिए, ठीक है, उस दवाई से। तो अब इस नियम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ पैसा तो उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने इन जड़ी बूटियों को बचा के रखा था या बचाने में मदद की थी, ठीक है। जैसे ये वैसा ही है जैसे कि घर में आपके कुछ है, आप लेके आते हैं तो फिर मिल बांट के खाते हैं, वैसा ही कुछ, ठीक। अब कितना हिस्सा देना पड़ेगा ये भी एक सवाल है, ठीक। तो ये आपकी सालाना कमाई यानी टर्नओवर पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई कंपनी है, आदमी है, आपने साल में कितना कमाया तो इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी कंपनी साल में 1 करोड़ रुपए कमाती है तो उसमें NBA को बताना होगा कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया और कितना कितना इस्तेमाल किया है, ठीक है, पेड़ पौधों में से, ठीक है, या जानवर को, जिस चीज को भी आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के अंदर। तो कुछ चीजें तो बहुत ही कीमती होती हैं, जैसे लाल चंदन, अगरवुड, ये सब क्या है, तो इसके लिए सरकार और भी सख्त है। अगर इसका आपने इस्तेमाल करके पैसा कमाया है तो आपको कम से कम 5% तो बांटना ही पड़ेगा इसका, ठीक है, बेनिफिट का, इसका प्रॉफिट का। और अगर आप बड़े लेवल पे इस तरह की बिजनेस करते हैं तो इसका 20% आपको देना पड़ेगा। वैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसमें मैंने दिया हुआ है कि कितना आप कमाएंगे तो कितना आपको शेयर जो है वो देना पड़ेगा नॉर्मली, ठीक।
इसको आप लोग देख लेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे। वैसे मैं बोल देता हूँ 5 करोड़ तक में सुनने हैं, 5 से 50 करोड़ तो 0.2%, 50 से अगर 250 करोड़ कमाते हैं तो 4%, और अगर 250 से ज्यादा करोड़ कमाते हैं तो आपको 0.6% जो है उत्पाद की वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री बिक्री मूल्य पर आपको ये प्रतिशत देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या है, इसके आगे है कि दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि आपने किसी देसी नुस्खे से थोड़ा बदलाव कर दिया, ठीक है, और प्रोडक्ट बना लिया, और क्या कर आप चाहते हैं कि और कोई इसको कॉपी ना करे, तो आप क्या करेंगे, पेटेंट करवाएंगे। पेटेंट करवाने के बाद आपको एनबीए को कुछ पैसे और तरह के भी फायदे देने पड़ेंगे, पैसे या किसी और तरह के फायदे देने पड़ सकते हैं। ठीक, अब एक आता है एबीएस, ठीक, पहुंच यानी रीच और लाभ साझाकरण। ठीक, तो सीधी बात यह है कि एबीएस जो है वो एक तरीका है जिससे ये तय होता है कि अगर कोई हमारे देश के पेड़ पौधों या उनके डीएनए का इस्तेमाल करके कुछ बनाता है तो उससे जो भी फायदा हो वो हम सब में ठीक से बटेगा। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई अकेला सारा फायदा ना उठा ले। सरकार ने इस बात का इंतजाम किया और इसको लेके जो है विरोध भी हो रहा है। खैर, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे भी तय है। ठीक है, एक जैव विविधता अभी समय यानी सीबीडी है जिसके तहत ये सब नियम आते हैं। 2024 में एक मीटिंग हुई थी जिसको कहते हैं COP16। ठीक है, ये एनबीए का लोगो है, यही वो जो है संस्था है जो आपको नियम तय करती है। COP16 हुआ था कब, 2024 में। ठीक, और यहाँ पे जो है ये बात तय हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT COP16 में ये तय हुआ था कि अगर कोई डिजिटल जानकारी जैसे डीएनए की कंप्यूटर फाइल का इस्तेमाल करता है तो उसका फायदा भी आपस में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पहला डिस्कशन था। दूसरा हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT। देखिए वेब्स अभी कुछ दिन पहले वेब्स मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने अच्छा खासा जो है वहां पे भाषण दिया था और बताया था कि हम लोग जो है ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं मुंबई के अंदर जो कि टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट होगा, जो भी क्रिएटिविटी होगी वहां पे सिखाई जाएगी। तो इसका नाम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये वैसा ही होगा जैसे IIM IIT वगैरह है। ठीक है, तो थोड़ा सा हटके है टॉपिक। ठीक, सरकार ने सोचा कि क्यों ना एनिमेशन, गेमिंग और सब जो आजकल हम लोग देखते हैं उसमें भी इंडिया को नंबर 1 बनाया जाए। इसके लिए मुंबई में एक नया इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं वो लोग, जिसका नाम मैंने बता ही दिया है आपको, IICT। ठीक है, बिल्कुल IIT IIM जैसा होगा, मतलब यहाँ एकदम टॉप लेवल की पढ़ाई होगी। यहाँ आपको एनिमेशन सिखाया जाएगा, VFX सिखाया जाएगा, जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं फिल्मों में जो यूज होता है। ठीक है, गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी आप समझते हैं, वर्चुअल रियलिटी वही होता है जैसे आंख में जैसे कुछ पहन लिया और आपको सिर्फ दिख रहा है, आप छू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ। ठीक, और एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी ये होता है कि किसी भी चीज पे आप अपना कैमरा खोल के फोकस करते हैं, ठीक है, और बेसिकली आपका मोबाइल जो है उसके बारे में सारी जानकारी आपको उसी कैमरे में मुहैया करा देता है। तो इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। समझ गए कि नहीं समझे? तो इस फोटोज को वगैरह को आप देख लें, आराम से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। 3D पिक्चर एकदम आपको दिखा देगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलेंगे और किसी भी चीज पर फोकस करेंगे तो उसका 3D पिक्चर आ जाएगा और उसके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी। इसी को कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। समझ गए आप? और वर्चुअल रियलिटी जो आंख में आप पहन लेते हैं और एक तरह से आप फील करने लगते हैं कि आप किसी दुनिया में हैं, वैसा ही। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में ये सेक्टर कितना बड़ा है? अभी तो इस फील्ड में हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन इसमें बहुत दम है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगा। IICT जो है इसमें बहुत मदद करने वाला है। ये सेक्टर क्यों बढ़ रहा है? देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल कितने भी लोग जो है सारे लोग, लगभग सारे लोग, सबके पास स्मार्टफोन है तो सभी OTT चैनल पे आ जाते हैं। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मैक्स, पता नहीं क्या क्या है, सारे हैं, सोनी, लिव, ये वो, सबके पास स्मार्टफोन है। गेमिंग का जो है आप देख ही रहे हैं कितना इम्पैक्ट होता है। लोग गेम ही खेलते रहते हैं दिन भर खेलेगा फ्री फायर, ऐसा कुछ समझ रहे हैं ना। तो सबका फेवरेट है गेम। तो इन सब एनिमेशन में जो है VFX का बहुत इस्तेमाल होता है और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे VR और AR दोनों मैंने आपको समझा दिया है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में कहते हैं VR और AR भी आ रहे हैं जिसमें इसका यूज और बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये था हमारा दूसरा डिस्कशन, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, और मैंने बहुत ही आसान भाषा में कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, कमेंट में समझा दूंगा, जैसे भी आप बोलेंगे मैं समझा दूंगा, वॉइस नोट भेज दूंगा कमेंट में, ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक, तो तीसरा टॉपिक है हमारा जीनोम एडिटेड चावल, ठीक, जीनोम एडिटेड राइस। बेसिकली हुआ क्या है कि एकदम कमाल की बात है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा चावल का किस्म बनाया है जिनके डीएनए में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसे कहते हैं जीनोम एडिटिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फोटो को थोड़ा सा एडिट करके अच्छा बना लेते हैं हम लोग, वैसा ही है, ठीक है। तो इन नई किस्मों के नाम है DRR धान, ठीक, 100, जिसको कहा गया है कमला, और दूसरा है पूसा, DST धान 1, दूसरे को पूसा कहते हैं। तो सबसे मजेदार बात यह है कि इंडिया ऐसा करने वाला जो है पहला देश बन गया है दुनिया का। इसमें फिर एक सवाल आता है कि जीनोम एडिटिंग होता क्या है। सीधे सीधे समझिए तो इसमें चावल के डीएनए में थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो और अच्छा बने, जैसे उसमें बीमारी ना लगे, वो ज्यादा पैदावार दे, ठीक है, फसल दे। लेकिन इसमें किसी दूसरे पौधे का डीएनए नहीं डालते हैं, बस उसी के डीएनए को थोड़ा सा सुधार देते हैं, बस यही है। तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए CRISPR केस नाम की एक धांसू टेक्नोलॉजी, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश में कुछ खास तरह की एडिटिंग को ही परमिशन मिली है सरकार की तरफ से। इन नए चावलों से क्या फायदा होगा हमको, इनसे किसानों को ज्यादा पैदावार मिलेगी, शायद पानी भी कम लगेगा, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये, बाकी और चीजें यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। जीनोम एडिटिंग चावल की किस्में के लाभ क्या क्या है वो तो यहाँ पे भी है, ठीक है। उपज में 19% की वृद्धि होगी, जल संरक्षण होगा, यानी कि 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल की बचत होगी, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढल जाएगा, 20% की कमी आएगी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में, यानी कार्बन का उत्सर्जन होता है धान की खेती से, आपको पता ही होगा, पराली वगैरह जला देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चावल की किस्में सूखा, लवणता और जलवायु परिवर्तन को सह सकने की प्रतिकूल परिस्थितियों में बेहतर उपज प्रदान करने की शक्ति है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है और हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेडिएशन, यानी मध्यस्थता, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो है ना कभी कभी क्या होता है कि दो लोग या दो कंपनी में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा को सुलझाने के लिए कुछ दिन पहले हमने आर्बिट्रेशन का बात किया था ना, आर्बिट्रेशन का बात किया था, याद है, याद होगा शायद आपको, किसी टॉपिक में तो बात किया था, किसी करंट अफेयर में। आप अगर आपने नहीं देखा तो एक बार करंट अफेयर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी सेम ऐसा ही था, लेकिन दोनों में ना डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, डाल रखा है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, एक बार मैं पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ चीज, ठीक है। तो जैसे दो लोगों या दो कंपनी में झगड़ा हो गया, तो अब झगड़ा सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने की जरूरत हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या गया, तो बहुत टाइम लग जाएगा, पैसा लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है मेडिएशन, यानी मध्यस्थता। इसमें क्या होता है कि एक तीसरा आदमी जो किसी का भी साइड नहीं लेता, बीच में बैठकर दोनों की बातें सुनता है और उनको आपस में समझौता करने में मदद करता है, समझौता करवाता है, ठीक है। कितना आसान है। और इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोर्ट का बोझ कम हो जाता है, जल्दी न्याय मिलता है और खर्च भी कम होता है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां मिलकर प्रॉब्लम को हल कर लेती हैं, ठीक है। भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है, हमारी सरकार ने इसके लिए नया कानून भी बनाया है और लोगों को इसके बारे में बता भी रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, ठीक। बेसिकली ये है, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और सुलह, इन तीनों के बीच अंतर क्या है, ठीक। तो पहलू है प्रकृति, स्वैच्छिक मध्यस्थता जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, अनौपचारिक होता है। आर्बिट्रेशन जो होता है वो औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, ठीक है। और सुलह जो है वो स्वैच्छिक होता है और अनौपचारिक होता है, सेम मध्यस्थता की तरह, ठीक। इसमें क्या होता है, तीसरे पक्ष की भूमिका होती है,
ठीक है, तीसरे पक्ष की तीनों में भूमिका होती है। मध्यस्थ में वो तटस्थ रहता है, ठीक है, वो तीसरा पक्ष है, किसी के फेवर में नहीं है, संवाद को सुगम बनाता है और निर्णय जो है अपना सुनाता है, थोपता नहीं है। लेकिन आर्बिट्रेटर क्या कहता है, वो न्यायाधीश की तरह काम करता है और उसका नियम जो होता है, निर्णय होता है, वो बाध्यकारी होता है। उसी तरह जो सलाह होता है, जो सुलह करवाता है, सुलह करता जो होता है, वो भी एकदम तटस्थ रहता है, वो किसी के पक्ष में नहीं होता, समझौते का प्रस्ताव रख सकता है और कुछ नहीं। देखिए, मध्यस्थता जो है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन जो है वो बाध्यकारी है और सुलह जो है वो बाध्यकारी नहीं। निर्णय का लागू होना, देखिए मध्यस्थता में जो है निर्णय का लागू नहीं होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी लागू नहीं होता है, बस अनुबंध में इसको बदल दिया जाता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और उसे लागू भी किया जाता है। ठीक उसी तरह सुलह में जब तक सहमति न हो तब तक इसे लागू नहीं किया जाता है। बेसिकली बात यही है। ठीक, इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारा, ठीक, जिसका नाम है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते। बेसिकली ये क्या है कि मोबाइल जो हमारा है, ठीक है, आज हम एक ऐसे नए सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जैसे अब इसमें जो है क्या होता है कि मान लीजिए आपका मोबाइल जो है टूट गया, ठीक है, अब उसको ठीक करते हैं, ठीक, तो अब इसको रिपेयर कौन करेगा? ठीक है, आजकल हम सब जो टैबलेट और स्मार्टफोन यूज करते हैं उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इनको ठीक करवाने में? या तो कंपनी वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, आप जाइए किसी भी इसके सर्विस सेंटर में तो पैसा ज़्यादा लेते हैं, इनके पार्ट्स भी जल्दी नहीं मिलते। लेकिन अब सरकार एक नया सिस्टम ला रही है जिसका नाम है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। सरकार ने इस इंडेक्स को बनाने के लिए भरत खेरा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को सौंप दी है। अब ये इंडेक्स कैसे काम करेगा इसको देख लेते हैं। देखिए, इस इंडेक्स के तहत जो भी कंपनियां मोबाइल और टैबलेट बनाती है उनको खुद से ये बताना होगा कि उनके डिवाइस को रिपेयर करना कितना आसान है। इसके लिए सरकार ने कुछ पैरामीटर बनाए हैं जिनके हिसाब से कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को स्कोर देना होगा। और ये स्कोर कहाँ दिखेगा? ये स्कोर आप जब कोई नया फोन या टैबलेट खरीदेंगे, ठीक है, या खरीदने जाएंगे तो वहां दुकानों पर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होगा, वहां पर यहाँ तक कि प्रोडक्ट के डिब्बे पर एक क्यूआर कोड के रूप में लिखा होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम जान पाएंगे कि इस डिवाइस को रिपेयर करना कितना आसान या मुश्किल है। ठीक है, अभी शुरुआत में सरकार ने स्मार्टफोन टैबलेट को ही इस इंडेक्स में शामिल किया है क्योंकि इन्हीं से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा जो है आती है। ठीक, इस इंडेक्स को निकालने के लिए 6 मेन पैरामीटर होंगे जिनके हिसाब से स्कोर दिया जाएगा। सोचिए, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होगा जो आपके फोन या टैबलेट का होगा। ठीक, रिपेयर जो स्पेयर पार्ट्स होंगे उसकी उपलब्धता देखी जाएगी। पहला मतलब इस डिवाइस के पार्ट्स आसानी से मिलते हैं या मिलेंगे या नहीं। मरम्मत मैनुअल की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब इसको ठीक करने की गाइड या किताब मिलेगी या नहीं। उपकरणों की उपलब्धता, मतलब इसको खोलने और ठीक करने के लिए जो जरूरी टूल्स आसानी से मिलेंगे या नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब कंपनी इसको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देगी या नहीं, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हैंग होने लगता है। डिजाइन की जटिलता, मतलब फोन या टैबलेट को खोलना या रिपेयर करना कितना मुश्किल है, ये भी इस मतलब मैनुअल में होगा, क्यूआर कोड में होगा। मरम्मत की लागत, मतलब इसको ठीक करवाने में कितना खर्च आएगा। हर एक पैरामीटर के लिए स्कोरिंग का सिस्टम और उसका वेटेज होगा, मतलब कौन सा पैरामीटर कितना जरूरी है तय किया गया है। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट के जो मेन पार्ट्स हैं या जो जल्दी खराब होते हैं उनके वेटेज को जोड़कर 5 पॉइंट स्केल पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाएगा। मतलब 1 से 5 तक स्कोर मिलेगा, जहां 5 का मतलब होगा कि रिपेयर करना बहुत आसान है और 1 का मतलब होगा कि बहुत मुश्किल है। ठीक, इसके लिए रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्यों जरूरी है? अब हम सोच रहे होंगे कि इस इंडेक्स से हमें क्या फायदा होगा, तो सुनिए।
मरम्मत में आसानी, आजकल मोबाइल या टैबलेट खराब होने की शिकायतें बहुत बढ़ गई है। 2022 से 23 में लगभग 19,000 शिकायतें आई। 2024 से 25 में ये बढ़कर 22,000 हो गई। ये इंडेक्स बताएगा कि कौन सा डिवाइस आसानी से रिपेयर हो सकता है जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी या कम होगी। सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये इंडेक्स लाइफ टाइम फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। जब चीजें आसानी से रिपेयर होंगी तो हम उन्हें जल्दी जल्दी बदलेंगे नहीं, जिससे कचरा कम होगा, ई वेस्ट जिसको कहते हैं, और पर्यावरण को भी फायदा होगा। प्लान्ड ऑब्सोलेंस का समाधान, कई कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो जल्दी खराब हो जाए ताकि लोग नया खरीदें। इस इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ऐसा कर रही है और हम सोच समझकर प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। प्लान्ड ऑब्सोलेंस जो होता है उसका मतलब होता है कि जानबूझकर किसी चीज को कम टिकाऊ बनाना। रोजगार बढ़ेगा। जब थर्ड पार्टी यानी बाहर की रिपेयर दुकानों को भी रिपेयर करने की अनुमति मिलेगी और पार्ट्स आसानी से मिलेंगे तो रिपेयर करने वालों के लिए नया रोजगार का अवसर पैदा होगा। ठीक है, राइट टू रिपेयर क्या है? अब इसमें राइट टू रिपेयर भी एक, ये जो रिपेयरबिलिटी इंडेक्स है ना, ये राइट टू रिपेयर का ही हिस्सा है। राइट टू रिपेयर का मतलब है आपको अपने खरीदे हुए प्रोडक्ट को खुद से या किसी भी रिपेयर करने वाली दुकान से ठीक करवाने का हक होना चाहिए। इसके तहत कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके प्रोडक्ट को कैसे रिपेयर किया जा सकता है, उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलेंगे और उसे ठीक करने के लिए क्या टूल्स चाहिए। इससे कंज्यूमर को ज्यादा पावर मिलेगा और कंपनियों को मनमानी करने में जो है वो नहीं बनेगा, मनमानी नहीं कर पाएंगे। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तो 2022 में राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया भी शुरू किया था, जहां आपको रिपेयर से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली निष्कर्ष क्या है कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स एक बहुत ही अच्छा कदम है जो हमें अपने गैजेट को आसानी से रिपेयर करने में मदद करेगा, पर्यावरण को बचाने में, कंपनियों की प्लान्ड ऑब्सोलेंस वाली चालबाजी को भी कम करेगा। अब जबकि हम नया फोन या टैबलेट खरीदने जाएंगे तो उस पर दिए गए QR कोड को क्या करेंगे, स्कैन करके चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मैंने अच्छे से समझाया है। ये हमारा आज का यानी 4 और 5 मई का फर्स्ट पार्ट था करेंट अफेयर्स का। ठीक है, सेकेंड पार्ट अभी बाकी है, उसका भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करता हूँ। आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।